हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार के इतिहास को डिटेल से पढ़ा जाएगा। इससे पहले मैंने भारत के इतिहास को डिटेल से पढ़ा चुका हूं। उसका वीडियो जो है आप सभी को इसी चैनल पर मिल जाएगा। पूरी मैराथन क्लास को लगभग 8 या 9 घंटे एक क्लास होगा, उसको देख लीजिएगा तो आपका इतिहास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चाहे भी किसी भी एग्जाम को दे रहे होंगे, वहाँ से इतिहास आप लोग का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोग बिहार के इतिहास को पढ़ेंगे लोग। हालांकि मैंने इससे पहले कई बार पढ़ा है बिहार के इतिहास को, लेकिन बहुत सारे लोगों का बराबर मैसेज आता है कि याद नहीं होता है। तो आज की क्लास में मैंने एक बिहार का जीएस पॉइंटर का बुक आता है चित्रात्मक करके। चित्रात्मक यानी कि फिगर दिया रहता है बहुत सारा, उससे थोड़ा याद करने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो इसको आज देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है। शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक बिहार का इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। पहले चलेंगे बिहार के प्राचीन इतिहास को, 10 मिनट लगेगा, उसको भी देख लीजिएगा, है ना। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है प्राचीन इतिहास से, लेकिन देख लेने में हर्ज क्या है। पहला लिखा है कि बिहार का प्राचीन इतिहास। यहाँ पर देखेंगे लिखा है बिहार का प्राचीन इतिहास। यहाँ पर देखिएगा लिखेगा प्राग ऐतिहासिक कालीन के जो स्रोत वगैरह मिले हैं, जैसे कि पूरा पाषाण काल का जो स्रोत मिला है मुंगेर से, नालंदा से और वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से मिला है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में पूरा पाषाणी काल का स्रोत जो है कहाँ से मिला है, तो मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से। 9 पाषाण काल का जो सबूत मिले हैं या स्रोत मिले, जो साक्ष्य मिले, वो चिरांद यानी सारण से, चेचर यानी वैशाली से, सेनुवार यानी रोहतास से, ताराडीह यानी गया से, मनेर यानी पटना से। इससे दो चीज़ें पता चलती है। एक तो 9 पाषाण काल युग के सारे साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दूसरा, पुराना नाम इन क्षेत्रों का क्या क्या था, जैसे पटना का पुराना नाम मनेर था, गया, ताराडीह, रोहतास, सेनुवार, चेचर वैशाली को कहा जाता था और चिरांद सारण को कहा जाता था। यहाँ से सब जो है 9 पाषाणी युग के जो है यहाँ पर साक्ष्य मिले। यानी पूरा पाषाणी काल का मिला है मुंगेर, नालंदा और वाल्मीकि नगर से, और 9 पाषाणी काल के इन जगहों से मिला हुआ है सारे स्रोत। उसके बाद आएंगे, आगे लिखा है ताम्र पाषाण युग का, यानी ताम्र पाषाण युग का जो मिला है साक्ष्य वगैरह, वो मिला है ताराडीह, सोनपुर, मनेर, सेनुवार, चेचक, झांसी नहीं मांझी और चिरांद, इन सभी क्षेत्रों से मिला हुआ है। और इन सभी क्षेत्रों का अभी जस्ट नाम देखें कि ताराडीह किसे कहते हैं, मनेर किसे, सेनुवार, सोनपुर तो पता ही है, अभी भी सोनपुर है, चेचर और चिरांद, ये सारी चीज़ें अभी नाम देखें। यानी ताम्र पाषाण युग के साक्ष्य और 9 पाषाण युग के साक्ष्य एक ही जगह से सिमिलर मिले हुए हैं। आगे जी यहाँ पर देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार स्थित महाजनपद, इसका उल्लेख कहाँ का मिलता है ये महाजनपद का, तो प्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद, वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चौथे वेद जो अथर्ववेद है, इस वेद में महाजनपदों की चर्चा मिलती है। राजधानी अंग की, किसकी चर्चा है, तो याद रखिएगा अंग की। अंग एक महाजनपद है जो कि वर्तमान समय में भागलपुर वाला क्षेत्र है, भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र कहा जाता है इसको। तो अंग के बारे में चर्चा अथर्ववेद में दिया गया है। इसकी राजधानी मालिनी, यानी कि इसे अन्य नाम चंपा और चेनप्पो से नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा अंग की राजधानी जो है चंपा थी। ये कई बार आप लोग पढ़े होंगे महाजनपद में, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम मालिनी भी याद रखिएगा। अंग की राजधानी, अंग क्या है, एक महाजनपद था। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद अंग था जिसकी राजधानी चंपा यानी मालिनी था। इसकी चर्चा अथर्ववेद में देखने के लिए मिलता है। वर्तमान में इसकी स्थिति जो है भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वही पहले अंग कहलाता था। उसके बाद आएंगे वज्जी संघ, वज्जी गणराज्य देखेंगे। ये वज्जी जो संघ है राजधानी था किसका, वैशाली। इसकी वज्जी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। जो आधुनिक के समय में ये बसाड़ जो जगह है, बसाड़ जो एरिया है ये हाजीपुर में, वैशाली में, उस क्षेत्र इसकी राजधानी थी। संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा नाभा नेदिष्ट जो थे, या नमोदिष्ट भी कहा जाता है इनको। नमोदिष्ट जो थे ये वज्जी संघ के संस्थापक थे। 8 जनों का ये संघ मिलके, यानी 8 जन मिलके ये संघ बना था। जैसे कि वज्जी था, लिच्छवी था, ज्ञात्रिक, विदे, उग्रे, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु, ये सभी 8 जो संघ थे, इन सभी 8 संघ के मिलके वज्जी संघ बना था जिसकी राजधानी वैशाली थी, याद रखिएगा। अगला मगध महाजनपद, जो कि सबसे बड़ा महाजनपद उस समय का था। इसकी चर्चा भी अथर्ववेद में देखने को मिलती है। यानी अंग और महाजनपद की चर्चा, अंग और मगध की चर्चा अथर्ववेद में देखने के लिए मिलता है। इसके संस्थापक थे बृहद्रथ। कौन थे, तो याद रखिएगा मगध का संस्थापक कौन थे, तो बृहद्रथ थे। राजधानी गिरिब्रज शुरुआती समय में था, यानी शुरुआती समय में जो राजधानी था गिरिब्रज यानी राजगीर में था। बाद में इसकी राजधानी यानी परवर्ती मतलब होता है कि बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ। किसने किया था, पाटलिपुत्रा, उदय ने किया था इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा चेंज किया था। ठीक है, अब यहाँ लिखा कि परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा पाषाण कालीन एल्यूलरी संस्कृति से
यानी एस्युलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ियाँ प्राप्त हुई है। तो फूस की झोपड़ियाँ बस इतना याद रखिएगा, फूस की झोपड़ियाँ कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा पैसरा यानी मुंगेर से मिला है फूस की झोपड़ियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये किताब SCERT किताबें आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है कि फूस की झोपड़ियाँ निम्न में से कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो मुंगेर यानी पैसरा में देखने को मिलता है। अगला है प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है, तो प्रारंभिक समय की जो पाषाण काल की कुल्हाड़ी थी वो जेठियन यानी नालंदा से देखने के लिए मिला है। जेठियन से कुल्हाड़ी मिला है और फूस की झोपड़ी जो है पैसरा यानी मुंगेर से मिला है। अगला देखते लो, यहाँ पर आते लो हर्यक वंश देखेंगे लो। पहला जो वंश था हर्यक वंश, हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार शासन करता है 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। देखिए ईसा पूर्व की जो डेट रहती है वो उल्टा चलता है। वैवाहिक संबंध इसने बैठाया, वैवाहिक संबंध ये इसका नियम था कि विवाह करके अपने क्षेत्र का विस्तार करना। कौशल की राजकुमारी महाकौशला जो कि प्रसेनजीत की बहन थी उनसे शादी करता है। वैशाली की राजकुमारी चेल्लन्ना से शादी करता है जो चेटक की पुत्री थी। उसके बाद से मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी करता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा जो शासक था जो वैवाहिक संबंध द्वारा अपने क्षेत्र का विस्तार करता था, तो वो था बिंबिसार। बाद में इसका बेटा अजातशत्रु आएगा, वो भी इसी के नक्शे कदम पर चलेगा। यहाँ देखिए राजवैद्य कौन था, बिंबिसार के जगह में राजवैद्य जो था वो जीवक था। जीवक था याद रखिएगा। काश्यप संहिता की रचना किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि संहिता की रचना किसने किया था, यानी कि जो बृहद संहिता, या कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि संहिता की रचना किसने किया था, तो जीवक ने किया था। ठीक है, जीवक संहिता की रचना, या सीधे सीधे पूछ देगा कि काश्यप संहिता की रचना जो है किसने किया था, राजवैद्य ने किया था। उपाधि मिली थी श्रेणीय की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी, श्रेणीय की उपाधि मिली थी अजातशत्रु को। सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग किसने किया था, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग निम्न में से किस शासक ने किया था, तो किसने किया था, याद रखिएगा बिंबिसार ने किया था। अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर विजय इसने पाया। अंग का जो राजा था, अंग का नरेश यानी राजा जो था क्या नाम था, ब्रह्मदत्त, उसको इन्होंने हराया। किसने हराया, बिंबिसार ने। उसके बाद इनके बेटा आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु शासन करते हैं 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। चंपा का प्रांत पाल बनते हैं। चंपा जो अंग की राजधानी थी। विवाह ये करते हैं प्रसेनजीत की पुत्री जो थे वजीरा से, है ना, वाजीरा से ये शादी करते हैं। अन्य नाम इनका था कुणिन, नाम था कुनिक, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से किस शासक का नाम कुनिक था, तो अजातशत्रु का नाम क्या था, कुनिक था। बौद्ध धर्म के ये अनुयायी था। प्रथम बौद्ध संगीति भी इसी के शासनकाल में होता है। वैशाली पर ये विजय करता है। 16 वर्षीय युद्ध लड़ा जाता है वैशाली पर, तब पश्चात जाके वैशाली पर इसने जीत हासिल की। उसके बाद से जो महाशिलाकंटप रथ मूसल अस्त्र का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि महाशिलाकंटप और रथ मूसल नामक अस्त्र निम्न में से किस शासक ने प्रयोग किया था, अजातशत्रु ने प्रयोग किया था। महाशिलाकंटप और ये रथ मूसल जो है ये बाहुबली मूवी देखे होंगे तो उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। ये एक रथ था जिसके आगे ऐसे चक्री टाइप पे लगा हुआ था, चक्री टाइप का जो ऐसे ऐसे जो भल्लाल देव था वो ऐसे लेके घूम रहा था, ऐसे चक्र लगा हुआ था। वही अस्त्र की बात की जा रही है। उस समय भी ये अस्त्र बना हुआ था महाशिलाकंटप और रथ मूसल। इसका प्रयोग जो है अजातशत्रु किया हुआ था। अजातशत्रु जो है वो कूटनीतिज्ञ था, है ना, वशकार था और सुनिध था। उसका बाद लिखा है कि मखलीपुत्र गोशाल की मृत्यु होती है ना। मखलीपुत्र गोशाल की जो है मखलीपुर गोशाल की मृत्यु होती है इनके शासन। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मखलीपुत्र गोशाल कौन थे, तो ये थे आजीवक दार्शनिक थे। क्या थे, आजीवक दार्शनिक। ठीक है, याद रखिएगा ये आजीवक दार्शनिक थे। आजीवक एक संप्रदाय था, आजीवक संप्रदाय को भी मानता था अजातशत्रु। अगले आ जाइए यहाँ पर देखिए। अब उसके बाद इनके जो अगला बेटा जो है उदयन, ये शासक बनते हैं। उदयन जो है पाटलिपुत्रा की स्थापना करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था, जिसका पुराना नाम कुसुमपुर था। क्या था, कुसुमपुर था। उसने अपनी राजधानी भी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया, यानी पहले जो राजधानी था गिरिब्रज राजगीर में, वहाँ से उठाकर इसने अपनी राजधानी को कहाँ पे लेकर आया, राजधानी को पाटलिपुत्र में लेकर आया। इनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था अनिरुद्ध मुंडक। नाग दशक था हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक। हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, अंतिम शासक, संस्थापक नहीं, संस्थापक तो ये बिंबिसार था। अंतिम जो है अंतिम जो हो जाएगा कौन, नागदशक हो जाएगा। नागदशक जो नागदशक अंतिम हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद नागदशक को जो है कौन मार देगा, शिशुनाग मार देगा। नागदशक का
आमद थे वो काशी का राज्यपाल नाग दशक का जो है कौन था, शिशुनाग। एक्चुअली में जो शिशुनाग था वो नाग दशक के शासन में ही उसके ही राज दरबार में राज्यपाल का कार्य कर रहा था। काशी का राज्यपाल था कौन, शिशुनाग, और इसने ही नाग दशक की हत्या की और खुद एक नया वंश से शिशुनाग वंश यानी कि जो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो शिशुनाग जो है ना, ये शिशुनाग वंश की संस्थापना करता है। कौन सा वंश का, शिशुनाग वंश का। राजधानी ये पाटलिपुत्रा से इसने वैशाली कन्वर्ट कर दिया। देखिए पहले राजगीर था, राजगीर से आया पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा से राजधानी चला गया वैशाली। अवंती वत्ते कोसल का विलय जो है मगध में कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है कालाशोक। कालाशोक का अन्य नाम जो था वो काक वर्ण था, काकवर्ण। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति यही कराया था। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक। अंतिम इसके शासक था, क्या नाम था, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन शासक था, ठीक है। अगला जी, नंदीवर्धन को मारने के बाद अगला शासक बनता है नंदवंश। नंदवंश की स्थापना होती है, जो महापद्मनंद नंद जो है इसकी स्थापना करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि नंदवंश की स्थापना किसने किया था, तो महापद्मनंद ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। उपाधि जो है महापद की, महापद्मती, उग्रसेन, एकराट्य भैरव, सुरक्ष छत्रांतरम, अपरोहर परशुराम, द्वितीय परशुराम, उसके बाद से कली का अंश, ये सब इनके उपनाम है। इसमें से एक राट जो है कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किसे एक राट कहा जाता है, तो महापद्मनंद कहा जाता है, जिसने नंदवंश की स्थापना किया था। किस वंश की, नंदवंश की स्थापना किया था। आगे जी, आगे देखते हैं। लो, एक ही उपाधि का नाम याद रखिएगा। उसके बाद इनके मंत्री जो थे वो उनका नाम था कल्पक। क्या नाम था मंत्री का, कल्पक नाम था। विजय ये कहाँ का विजय किए, इक्ष्वाकु में, पंचाल में, काशे में, कुरु में, सुरसेन, वितिहोत्रे, कलिंग, हय और अस्मक में यहाँ पर इन्होंने अपनी विजय यहाँ पर विजय पाई थी। यहाँ पर इन क्षेत्रों को इन्होंने जीता था। कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाया, कलिंग से जीन की मूर्ति उन्होंने उठा के लेकर आया था, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख में इसकी चर्चा दिया गया है। हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है कि कलिंग से जीन की मूर्ति जो है किसने उठा के लाया था, तो याद रखिएगा ये कौन उठा के लेके आ रहे हैं, तो ये महापद्मनंद जो है उठा के लेके आए। उसके बाद से कुल जो शासक थे वो 9 शासक बनते हैं महापद्मनंद यानी कि नंद वंश में। अंतिम जो शासक बनता है वो है घनानंद। याद रखिएगा अंतिम जो शासक बनता है वो कौन, घनानंद। घनानंद का जो अन्य नाम है अग्रमीज, अग्रसेन और जैंद्रमीज, ठीक है। तो मीज याद रखिएगा। ये घनानंद जो थे ये अंतिम शासक थे। इनके सेनापति का नाम था भद्रशाल, मंत्री था शकटाल, सिकंदर के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सिकंदर के समकालीन जो मगध का शासक कौन था, तो मगध का शासक था घनानंद। उसके बाद से आप लोग कहानी पढ़ेंगे कि मगध का जो शासक था घनानंद, इससे झगड़ा हो जाती है किनसे, चाणक्य से। और चाणक्य जो है यानी चाणक्य यानी कौटिल्य, कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त। एक ही आदमी का 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये नाराज़ हो जाते हैं और घनानंद को सीट पर से हटाने के लिए यानी घनानंद को शासन से हटाने के लिए पूरी जीत पड़ जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं। और अंत में जो है घनानंद को हटा के मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। मौर्य वंश जो है संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी जो मंत्री का नाम था क्या था, तो मंत्री खुद बनते हैं, चाणक्य बनते हैं, ठीक है। अन्य नाम से इनको जाना जाता है सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंट्रोकोप्टस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनकी मृत्यु होती है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में एक जगह है जहाँ पर संलेखना विधि, संलेखना विधि मतलब होता है कि भूखे प्यासे रहिए और तड़प के मर जाइए। ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म का ये एक प्रक्रिया है। ये संलेखना विधि से अपने आप को है ना ये इच्छाओं से मुक्त करना यानी कि मृत्यु प्राप्त करना, ये संलेखना विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य जो है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर जाके वहाँ पर इस विधि द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। राजधानी इनकी थी पाटलिपुत्रा, है ना। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्रा। यूनानी नाम इसको पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा बोला जाता था। यूनानी लोग इसको क्या बोलते थे, पालीब्रोथा। आ गया जी, चंद्रगुप्त को सेल्यूकस बोला, है ना। सेल्यूकस निकोटर जो था किसका था, सिकंदर का क्या था, सेनापति था। याद रखिएगा सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। जो स्थान था चंद्रगुप्त मौर्य का और सेल्यूकस निकेटर का जो लड़ाई होती है वो कहाँ पर होती है, सिंधु नदी के किनारे। याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन देता है, ब्यास नदी, सिंधु नदी और ये जो झेलम यानी कि झेलम, ब्यास और ये सिंधु के आसपास में लड़ाई होती है। ये सिकंदर का, और सिकंदर जो है भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है, बाद में ये लौट जाता है। तब उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर जो है वो युद्ध लड़ने के लिए जिद पर रहता है और वो युद्ध फाइनली लड़ता है,
चंद्रगुप्त मौर्य से, लेकिन उसकी हार हो जाती है। सेल्यूकस निकेटर हारते समय जो है एक प्रस्ताव पेश करता है, यानी अपनी पुत्री हेलेना से शादी करा देता है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हो जाती है? उनकी सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, उससे शादी हो जाता है। सेल्यूकस का जो राजदूत था, यानी इसके एक राजदूत था मेगास्थनीज, उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसने रख दिया अपनी बेटी के साथ में, कि ये साथ में रहेगा, देखते रहेगा। मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है और भारत के इतिहास के बारे में वो पूरी डिटेल से लिखता है। उसकी एक किताब काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, इंडिका, है ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इंडिका की रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज ने किया हुआ था। उसके बाद आगे आएंगे तो चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त जो क्षेत्र था, यानी जब युद्ध में हारता है सेल्यूकस निकेटर से, सेल्यूकस निकेटर हारता है चंद्रगुप्त मौर्य से, तो सेल्यूकस निकेटर जो है एक तो अपनी बेटी से शादी करा देता है, दूसरा दहेज में उसने एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिन पिंसियाई जो है ये दे देता है, जो कि हेरात, कंदहार, मकरान और काबुल वाले क्षेत्र है अफगानिस्तान के। ये चारों जगह जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल जाता है। किससे? सेल्यूकस निकेटर से। बिंदुसार उसके बाद अगला जो शासक बनता है चंद्रगुप्त मौर्य का, जो उनका उत्तराधिकारी जो बनता है, कौन बनता है? बिंदुसार बनता है। बिंदुसार जो है इनके पिता श्री यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इनकी माता जो थी वो थी दुर्धरा, याद रखिएगा, है ना, दुर्धरा इनकी माता श्री थी। पत्नी जो थी इनकी, है ना, धम्मा और शुभद्रांगी इनकी पत्नी थी। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ, है ना, सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला प्रथम शासक था। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा ऐसा शासक था जो सर्जरी यानी सिजेरियन तकनीक द्वारा पहली बार पैदा हुआ था भारत में। यानी भारत में अगर सी सेक्शन द्वारा किसी बच्चे को पैदा किया गया था, सी सेक्शन मतलब होता है सिजेरियन सेक्शन द्वारा, तो ऑपरेशन करके चीर के, ठीक है, उस विधि द्वारा निकाला गया था, तो ये बिंबिसार का निकाला गया था। याद रखिए बिंबिसार जो है सिजेरियन पद्धति से पैदा होने वाला पहला शासक था। इसके मंत्री जो थे चाणक्य ही थे, ठीक है, और बाद में इनको खल्लाटक को मंत्री बनाता है। बिंदुसार के जो है अन्य नाम देखेंगे तो पुराणों में इसका नाम जो है भद्रसार है, बारीसार है, जैन ग्रंथों में इसका नाम सिंहसेन है, और यूनानियों में इसको अमृतचेटस से और अमृतोचेटिस भी कहा जाता है। चीनी लोग इसको बिंदुपाल कहते हैं। संस्कृत में इसको अमृतघात भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से किसे अमृतघात कहा गया है, ठीक है, तो अमृतघात जो है ये बिंदुसार को कहा गया है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ पर लिखा है अशोक। अशोक जो है इसके जो पुत्र थे, किसके पुत्र है? तो बिंबिसार का जो बेटे थे, बिंदुसार का जो बेटे थे उनका नाम था अशोक। अशोक जो है यहाँ पर देखेंगे तो इनकी माता श्री थी ना शुभ्रद्रांगी, जो इनकी माता श्री थी, और इनकी पत्नी थी देवी पद्मावती कारुनुवाकी, और तिस्स छिता जो थी इनकी 5 पत्नियां थी, और 4 पत्नियां थी किनकी? अशोक की, ठीक है। माता के अन्य जो नाम था इनका था धम्मा, और ओरिजिनल जो नाम था वो तो शुभद्रांगी तो नाम है ही। उसके बाद इनके माता को धम्मा नपासादी का जनपद कल्याणी ये भी कहा जाता था। पुत्र इनके थे जालाइका और महेंद्र, और उसके बाद से तीवर, कुणाल, ये सब किनके थे? पुत्र अशोक के पुत्र थे। पुत्री का नाम था संगमित्रा और चारुमती, ठीक है। मंत्री का नाम था राधा गुप्त। क्या नाम था? राधा गुप्त जो है इनके मंत्री का नाम था। अशोक के जो अन्य नाम थे, अशोक का नाम जो है विष्णु पुराण में अशोक वर्धन रखा गया है। मास्की अभिलेख में इनका नाम बुद्ध शाक्य रखा गया है, और भाब्रू अभिलेख में इनका नाम महाधीराज रखा गया है। बराबर की जो गुहा लेख है उसमें इनका नाम जो है प्रियदर्शी राजा रखा है। प्रियदर्शी भी कहीं कहा जाता है, तो याद रखिए प्रियदर्शी राजा जो है बराबर की गुफा लेख जो है उसमें लिखा गया है। रानियों अशोक जो है ये कंगन हल्ली में लिखा गया है, और देव नाम प्रियदर्शी ये रुमनदई अभिलेख, निंगलीवा और रूपनाथ और गिरिनार की पहाड़ियों वगैरह में ये देखने को मिलता है ना। कौन सा नाम इनका? देव नाम प्रियदर्शी। ये सब अशोक के नाम हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से, देखिए जो लोग थे अपने हिसाब से उनका नाम जो है अपने हिसाब से उच्चारण करते थे। कोई इनको महाराज कुमार कहा जाता था, तो कौन कहता था? तो इसकी चर्चा जो है पंगोरारिया अभिलेख में इनकी चर्चा है कि इनको महाराज कुमार भी कहा जाता था। अशोक जो है सिर्फ अशोक का नाम, अशोक का ओरिजिनली नाम अशोक, ये मास्की अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में, नेतुरा अभिलेख में एवं उडेक गोलन अभिलेख में ये मिलता है इनके नाम, ओरिजिनल नाम देखने के लिए। अशोक के जो अभिलेख है इसकी खोजकर्ता जो था वो था टी
टी पेंथलर था जो 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को खोजा। सबसे पहले जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा। दिल्ली टोपरा अभिलेख में ये देखने के लिए मिलता है। ये वर्तमान समय में जो अभिलेख, इसके बहुत सारे अभिलेख आपको दिल्ली में मिलेंगे जो कि एक टोपरा अभिलेख है। सबसे पहले किसने पढ़ा था, याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दिल्ली की टोपरा अभिलेख को। अभिलेखों का लेख जो था वो था चापड़, ठीक है। अभिलेखों का जो लेखक था वो चापड़ विधि था। यहाँ पे जी यहाँ लिखा है कि अरमाइक जो अभिलेख है, देखिए अभिलेख मोस्टली 4 लिपि में लिखा जाता था, अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी और द्विभाषायिक। अरमाइक जो था वो लग्यान एवं तक्षशिला वाले क्षेत्रों में, खासकर जो देखा जाए तो अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में इस तरह के जो लेख मिले हैं, अभिलेख वगैरह मिले हैं अशोक के, वो अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में मिले हैं जिनकी लिपि, जिनकी भाषा अरमाइक थी। खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख मिले ये पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में, जैसे कि शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर मिला है। ब्राह्मी जो अभिलेख है ये अन्य समस्त जो भी स्तंभ लेख है अशोक के, वो सब ब्राह्मी अभिलेख है। मोस्टली बिहार में, भारत में ब्राह्मी अभिलेख के ज़्यादा जो है अशोक के अभिलेख वगैरह मिलते हैं। द्विभाषिक में देखेंगे तो सरकुना अभिलेख जो कि अरमाइक और यूनानी दोनों ही विधि में इसमें प्रचलित था, द्विभाषायिक, ठीक है। आगे जी, बिहार में स्थित अशोक के जो अभिलेख है वो सासाराम में देख सकते हैं, जो लघु अभिलेख वगैरह देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद से कुछ स्तंभ लेख है, जैसे कि लौरिया में है, लौरिया में, नंदनगढ़ में और अरेराज में, दोनों ही पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण यानी चंपारण वाले क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्तंभ लेख अशोक के। रामपुरवा में भी है, पश्चिमी चंपारण रामपुरवा में। और ये जो क्वेश्चन है ये फेवरेट क्वेश्चन है बीपीसी का, बराबर ये क्वेश्चन पूछते रहता है, ये ना आपका चंपारण से एक ना एक क्वेश्चन तो 100% रहना ही है, एकदम रहेगा, श्योर रहेगा। दूसरा लिखा है गुहा लेख, यानी कि गुफा के अंदर जो लेख मिले हैं वो मिले हैं बराबर की पहाड़ियों में, जैसे कि गया वाला क्षेत्रों में। उसके बाद इसकी खोजकर्ता जो था गुहा लेख का, यानी गुफाओं के अंदर जो लेख मिले हैं गया वाला में। अशोक के जो शासनकाल में बहुत सारे विदेशी जो शासक थे, जैसे कि एंटियोकस था, जिस भारतीय नाम इसको अंतियोक कहा जाता है, और इसका जो देश था वो सीरिया देश का, सीरिया देश के जो शासक था वो एंटियोकस था। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि एंटियोकस जो है किस भारतीय शासक के समकालीन था, यानी अशोक के समकालीन में सीरिया का जो नरेश था उसका नाम था एंटियोकस। और वही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टालमी फिलाडेल्फस जो था वो फिलाडेल्फस, इसका भारत में नाम रखा गया था तुर्मै। तुर्मै यानी कि जो कि मिस्र देश का शासक था जिसका नाम था टालमी फिलाडेल्फस, इसको भारत में लोग तुर्मै कहा करते थे। और ये अशोक के समकालीन ये मिस्र का शासक था। उसके बाद देखेंगे तो एंटीगोनस जो था ये मकदूनिया का शासक था और इसका नाम था अंतकीनी, अंतकीनी नाम था इसका एंटीगोनस का, और ये भी अशोक के समकालीन था। उसके बाद है अगला जो देखेंगे लिखा है मगस, जो कि इसका भारतीय नाम मग था और ये साइरिन या सीरीन का शासक था। अगला शासक अलेक्जेंडर, जिसका भारतीय नाम अलिक सुंदर था, अलिक सुंदर नाम था अलेक्जेंडर का, और ये एपीरस देश का था। एपीरस देश का शासक जो अलेक्जेंडर था ये अशोक के समकालीन था। मौर्यकालीन प्रांत एवं राजधानी देखेंगे तो उत्तरा प्रांत जो था वो तक्षशिला था। अवंती जो था उस अवंती यानी कि उज्जैनी महिष्मती थी। दक्षिणा पथ देखेंगे तो स्वर्णगिरी था। प्राची जो था ये पाटलिपुत्रा था। कलिंग जो है ये तोसल था, तोसली यानी। अब उसके बाद स्थापना होता है शुंग वंश का। शुंग वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यमित्र शुंग था। इसको 2 अश्वयुग अपने शासनकाल में कराता है। अरे 2 अश्वयुग है ना। पुरोहित और पतंजलि। धनदेव का अयोध्या अभिलेख में इसकी चर्चा मिलता है। उसके बाद इसकी उपाधि थी सेनानी, औधे, भिज्य और कोसलाधीप इसकी उपाधि थी। कुल जो शासक बनते हैं पुष्यमित्र शुंग के यानी शुंग वंश के शासनकाल में 10। अंतिम जो बनता है वो देवभूति। राजधानी रखा जाता है पाटलिपुत्रा में। अगला जी, उसके बाद कण्व वंश की स्थापना होती है। कण्व वंश में देखेंगे तो कण्व वंश के संस्थापक जो थे वो थे वासुदेव। अंतिम शुंग शासक जो था देवभूति की हत्या करते हैं और उसके बाद कण्व वंश की स्थापना करते हैं। अंतिम देखेंगे कण्व वंश के जो शासक था वो था सुशर्मा। उसके बाद से अगला जो वंश शुरू होता है ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश देखेंगे तो वासुदेव, नारायण, भूमि मित्र और सुशर्मा, ये कुल 4 शासक जो थे। ये कण्व वंश के ब्राह्मण वंश के 4 शासक थे। उसके बाद आगे आएंगे,
ये ब्राह्मण वंश जो है ना, एक्चुअली में कण्व वंश को ही ब्राह्मण वंश कहा जाता था। याद रखिएगा, कण्व वंश को ही ब्राह्मण वंश कहा जाता था। और इसी के जो है 4 शासक थे, वासुदेव, नारायण, भूमिमित्र और सुशर्मा। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है कण्व वंश के संस्थापक जो वासुदेव थे, और इसी कण्व वंश को ही ब्राह्मण वंश कहा जाता था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किस वंश को ब्राह्मण वंश कहा जाता था, तो वो कण्व वंश को ब्राह्मण वंश कहा जाता था। अब परीक्षा के दृष्टि से देखेंगे तो बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता था। तो भविष्य आजीवक जो था वो क्या था, तो भविष्यवाणी करता था। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी उसने किया था, है ना। अशोक की सम्राट बनने की भविष्यवाणी किसने किया था, आजीवक भविष्यवक्ता, जिसका नाम था क्या, है ना, क्या नाम था उसका, तब पिंगलवत्स से नाम था। क्या नाम था, पिंगलवत्स, जो कि आजीवक संप्रदाय का एक भविष्यवक्ता था। अगला, बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से कुछ वस्तुएं मांगा गया था। क्या क्या मांगा गया था, अंगूरी, मदिरा, सूखी अंजीर एवं एक दार्शनिक मांगा गया था। चंद्रगुप्त के साथ श्रवण बेलगोला जाने वाला जैन आचार्य कौन था, तो वो था भद्रभाहु। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी किसकी, तो बिंदुसार की थी। बिंदुसार के प्रमुख जो पुत्र थे वो थे सुसीम, जो कि बड़ा था, और अशोक जो है, अशोक तिस्य जो कि छोटा बेटा था, जबकि शासक जो है अशोक बनता है। अगला जी यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है पाल वंशीय युगीन बिहार, यानी कि पाल वंश का जो शासन है बिहार में रहता है। गोपाल जो है इसके संस्थापक है। मगध पर इसकी अधिकार जो है करता है, मगध पर शासन करता है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यही गोपाल ने किया था। उसके बाद अगला शासक बनता है धर्मपाल। धर्मपाल जो है इसको उत्तरापथ स्वामी भी कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में इसी ने किया था, धर्मपाल ने। देखिए, धर्मपाल ने अपने धर्म निभाई और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। सोनपुरी बिहार का भी निर्माण जो है ये धर्मपाल ने किया। अगला शासक बनता है देवपाल, जो राजधानी बनाता है मुंगेर में। प्रतिहार शासक मिहिर भोज पर इन्होंने विजय पाया। नालंदा में जावा शासक के बालपुत्र देव द्वारा छात्रावास का निर्माण कराया गया। तो बालपुत्र देव द्वारा जो है छात्रावास का निर्माण जो है इन्हीं के शासनकाल में होता है, देवपाल के शासनकाल में। उसके बाद से देखेंगे नालंदा का प्रधानाचार्य जो है आचार्य वीरदेव उस समय थे। मगध का उत्तर गुप्त वंश जो है, यानी उत्तर गुप्त वंश जो मगध का रहा वो था गुप्त वंश का। मगध का उत्तर गुप्त वंश देखेंगे तो राजधानी उनका रहता है पाटलिपुत्रा में। संस्थापक थे कृष्णगुप्त। अभिलेख जो है इनकी चर्चा अपसड़ लेख में इनकी चर्चा मिलती है। उसके बाद सेन वंश जो है सामंत सेन भी कहा जाता है, और सामंत सेन जो है इनके संस्थापक भी थे। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक में इनमें सामंतों में, यानी कि सेन वंश में जो सबसे सर्वाधिक जो शासक था वो था विजय सेन। कर्नाट वंशीय नान्यदेव पर इन्होंने विजय पाया। बल्लाल सेन दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना किए। अंतिम जो शासक थे वो लक्ष्मण सेन थे। दरबारी जो कवि थे गीत गोविंद, और उनके रचिता जो है गीत गोविंद, यानी दरबारी कवि थे जयदेव, और इनकी रचना जो है क्या नाम है, गीत गोविंद। तो गीत गोविंद की रचना किसने किया था, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जयदेव ने किया था। किसके दरबार में थे, तो वो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे, जो कि सेन वंश के शासक थे। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन, इनके दरबारी कवि जयदेव द्वारा गीत गोविंद की रचना किया गया। बख्तियार खिलजी द्वारा, है ना, बख्तियार खिलजी द्वारा ये पराजित हो गए। तो बख्तियार खिलजी जो है किन के शासनकाल में जो है हमला करता है, तो लक्ष्मण सेन के शासनकाल में हमला करता है, जिससे ये पराजित हो जाते हैं। अगला, मिथिला का कर्नाट वंश, संस्थापक थे नान्यदेव। मिथिला के जो संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा कर्नाट वंश का स्थापना जो है नान्यदेव ने किया था। पाल वंशी जो रामपाल के समकालीन ये भी थे। उपाधि इनको मिला था कर्नाट कुलभूषण का। राजधानी इनका था सिमरागढ़, वर्तमान में जो नेपाल में है। प्रमुख जो शासक थे वो नरसिंह देव थे। बख्तियार खिलजी को नजराना इन्होंने दिया था, यानी बख्तियार खिलजी के शासनकाल में ये जो नजराना पेश करते थे। हरि सिंह देव जो देखेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय में शासक थे। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में जब उसने बंगाल अभियान किया था तो उस समय जो है शासक कौन था, याद रखिएगा बंगाल के शासक थे हरि सिंह देव। पंजी प्रबंधन का विकास किए। मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है हरि सिंह देव के समय में। हरि सिंह देव के समय में मिथिला का स्वर्ण युग कहा गया। कर्नाट वंश का अंतिम शासक रहे ये। अब आएंगे तो पाल वंश का जो अंतिम शासक किसको माना जाता है, तो रामपाल को। केवर्त विद्रोह के समय शासक था तो रामपाल थे। कवि सोड्डल द्वारा उत्तरापर्त स्वामी की उपाधि दी गई थी, किनको, धर्मपाल को। ओदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित था, तो पंचानन नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पर जी
यहाँ देखेंगे तो बिहार में जन्मे जैन तीर्थंकर देखेंगे तो 10वें तीर्थंकर जो थे, देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है। 24वें महावीर स्वामी है, 23वें पारसनाथ है और 10वें जो थे शीतल नाथ जो थे, इनका भी जन्म बिहार में हुआ। 12वें वसु पूज्य जिनका जन्म जो है भागलपुर के निकट हुआ। 19वें मल्लीनाथ जिनका जन्म जो है मिथिला में हुआ। 20वें राजगीर में इनका जन्म हुआ जिनका नाम था सुवर्तनाथ। और 21वें नामीनाथ जिनके जन्म जो है मिथिला में हुआ था। उसके बाद आएंगे तो महावीर और बिहार में देखेंगे तो महावीर स्वामी का भी जन्म जो है बिहार में ही हुआ। कहाँ पे हुआ? बिहार में ही हुआ। और इनका जन्म जो है वैशाली बसाड़ जो मुजफ्फरपुर में अभी वर्तमान समय वैशाली और मुजफ्फरपुर के जो बीच का क्षेत्र जो है बसाड़, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कैवल्य प्राप्ति करते रिजुपालिका नदी के तट पर जम्बिक ग्राम में और शाल वृक्ष के नीचे जो है ये प्राप्त करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्रथम जो इन्होंने उपदेश दिया था राजगीर के बराकर नदी के तट पर इन्होंने विपुलाचल जो है पहाड़ियों पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम जो है वर्षावस जो है अस्थि का ग्राम है, प्रथम वर्षावस। और निर्वाण इन्होंने यानी मृत्यु इनकी प्राप्त होती है पावापुरी राजगिरी के समय पे ये मृत्यु प्राप्त करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो बिहार में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की जो संख्या थी वो थे 2 तीर्थंकर। एक महावीर स्वामी बिहार में इनकी मृत्यु हुई और दूसरा वसु पूज्य चंपा की भी इनकी मृत्यु हुई, यानी कि वसु पूज्य की चंपा में और महावीर की पावापुरी में इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद देखेंगे सम्मेद शिखर झारखंड पर निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 20 है, यानी कि झारखंड के जो सम्मेद शिखर है उसको पारसनाथ की पहाड़ी भी कहा जाता है। तो सम्मेद शिखर पर 20 तीर्थंकर ने वहाँ पर क्या प्राप्त की? निर्वाण की प्राप्ति की। जैन संगीतियाँ देखेंगे तो जैन संगीति 2 संगीति हुई थी। प्रथम जैन संगीति देखेंगे तो प्रथम जैन संगीति जिसकी जो स्थान था पाटलिपुत्रा, अध्यक्ष जो बने हुए थे वो स्थूल भद्र बने थे। वर्ष था 310 ईसा पूर्व। परिणाम क्या निकला? तो ये लुप्त ग्रंथों का जैसे कि संकलन श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हो गया। दूसरी जो बौद्ध संगीति है वह स्थान हो रही है गुजरात वल्लभी में, उसके अध्यक्ष बनते हैं देववर्दी क्षमा श्रवण। उसके बाद वर्ष है ये 512 ईस्वी। परिणाम क्या निकला? तो ग्रंथों का संकलन किया गया। अब आइए बौद्ध संगीति देखते हैं। 4 बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति देखेंगे तो प्रथम बौद्ध संगीति का वर्ष था 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगिरी। अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासक के किसके शासनकाल में? तो याद रखिए अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और प्रमुख जो कार्य हुआ था वो हुआ था सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ। याद रखिएगा सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन जो है प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। और जो अगला जो पिटक है वो दूसरे बौद्ध संगीति में होगा। यहाँ पर आ जाइए, दूसरा जो बौद्ध संगीति है यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ, वैशाली में हुआ। उसके बाद इसके अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था सब्बू कामी, इसको साबक मीर भी कहा जाता है। शासक जो थे वो कालाशोक थे, कालाशोक के शासक काल में हुआ था। उसके बाद आगे आएंगे तो प्रमुख जो कार्य हुआ था वो स्थाविर और महासंगिका में विभाजक हो गया। तीसरी जो बौद्ध संगीति है तो तीसरी बौद्ध संगीति याद रखिएगा तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधंग पिटक हुआ था, यानी सूत पिटक और विनय पिटक का प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधंग पिटक का स्थापना हुआ था, जो कि दूसरी मैंने अभी जस्ट बोला था। दूसरी नहीं, इसको तीसरी याद रखिएगा, ठीक है। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति होती है वो हो रही है पाटलिपुत्रा में। वर्ष था 247 ईसा पूर्व। अध्यक्ष जो थे मौगलीपुत्र थे और शासक जो थे वो अशोक के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। और अभिधम पिटक की जो है ये संकलन होती है ये तीसरी बौद्ध संगीति में। चौथी जो बौद्ध संगीति होती है वो होती है कुंडलवन कश्मीर में। समय था 1ली सदी। शासक थे कनिष्क और अध्यक्ष बने हुए थे वसुमित्र। उपाध्यक्ष बनाया गया था अश्वघोष को। और इसमें देखेंगे तो प्रमुख जो कांड हुआ हिंदयान और महायान में ये बौद्ध जो है बौद्ध बढ़ गया। बौद्ध धर्म हिंदयान और महायान में बढ़ दिया गया। बौद्ध स्थित बिहार में स्थित बौद्ध महाविहार देखेंगे तो कुम्हरार जो है महाविहार है और तिलधक महाविहार है। इसकी स्थिति देखेंगे तो एक पटना में है और दूसरा नालंदा के समीप पे तिल्हास गांव में है, तिल्लास गांव में। उसके बाद देखेंगे तो जगदल महाविहार है। जगदल महाविहार जो ये इसकी अवस्थिति देखेंगे तो गंगा और तोया के नदी के समीप में ये बांग्लादेश में है। और संस्थापक जो थे ये पाल वंशी शासक रामपाल थे इससे जगदल महाविहार का। लौरिया नंदनगढ़ में इनका विहार है ना, जो वर्तमान में बेतिया पश्चिमी चंपारण जिला में है। लौरिया में नंदनगढ़ महाविहार। टकसाल के वहाँ पर साक्ष्य वगैरह मिले हैं टकसाल के।
उसके बाद श्वेतपुर महाविहार देखेंगे तो ये हाजीपुर में है, और वैशाली के विशाल स्तूप यहाँ से मिला प्राप्त हुए हैं। संभवतः वो आनंद का जो है, जो इनके चेला थे गौतम बुद्ध के आनंद, उनका जो है यहाँ पर स्तूप वगैरह मिले हैं, आनंद द्वारा ही बनवाया गया होगा। अगला देखेंगे बिहार स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक जो थे कुमारगुप्त थे, और इसमें 3 पुस्तकालय था, रत्न सागर, रत्नोधि और रत्नरंजन। कुलपति जो थे शीलभद्र ह्वेंसांग के समय में, ह्वेंसांग के शासनकाल में। धर्मपाल जो है वो शीलभद्र से पूर्व थे, शीलभद्र से पूर्व जो थे वो कौन थे, धर्मपाल थे। और राहुल मित्र जो है इत सिंह के समय में थे। राहुल श्री भद्र जो थे अंतिम कुलपति थे, अंतिम कुलपति जो थे वो कौन थे, तो राहुल श्री भद्र। राहुल मित्र थे इत सिंह के समय, और धर्मपाल जो थे वो शीलभद्र से पूर्व थे धर्मपाल, और ह्वेंसांग के शासनकाल में कुलपति जो थे वो शीलभद्र थे। संस्थापक देखेंगे तो गोपाल हो जाएगा, किसकी, अनंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया। वर्तमान समय में बिहार शरीफ में तंत्र विद्या का ये केंद्र था, क्या था, तंत्र विद्या का केंद्र। विक्रमशिला विश्वविद्यालय देखेंगे तो ये जो है कोसी और गंगा के जो संगम स्थान है वहाँ पर है ना। इसके संस्थापक जो है धर्मपाल हैं ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए। वज्रयान जो है संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। प्रमुख जो विद्वान थे वो दीपंकर थे, श्रीज्ञान अतीश थे, वैरोचन थे, और क्षत्रिय और अभयंकर आदि ये गुप्त वंश के शासक थे। अब ये मध्यकालीन देखते हैं। मध्यकालीन जो है कोई बड़ा नहीं है, और 1 पेज 2 पेज का मिलेगा आपको। बख्तियार खिलजी जो है 12वीं सदी के अंत में आक्रमण करता है। नालंदा विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया। इसकी स्रोत जो है तबकात नासिरी, जो कि मिनाजु सिराज की जो किताब है, जो 7th क्लास में आपको पहला ही चैप्टर में मिल जाएगा, इस किताब से जानकारी मिलती है। रियाजुस्सलातीन जो है उस है ना, यानी कि रियाजुस्सलातीन जो है इसकी किताब में, और तबकात नासिरी में, दोनों में बख्तियार खिलजी की आक्रमण की जो है चर्चा देखने के लिए मिलती है। मृत्यु होता है अली मर्दान नामक एक सैनिक था, सैनिक अधिकारी, उसने ही इसकी हत्या कर दिया बख्तियार खिलजी का। समकालीन बिहारी जो शासक थे वो थे पाल वंश में देखेंगे तो गोविंद पाल थे। उसके बाद मुंगेर में जो थे देखेंगे तो इंद्रधुन्य थे। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश में नरसिंह देव थे, ये तो नजराना भी पेश करते थे। उसके बाद से चेरों का राजवंश देखेंगे तो उदय हुआ पाल वंश के पतन के बाद, चेरों का राजवंश का उदय हुआ। चेरों राज्य का 4 भाग था, बहिया, तिवावर, चैनपुर, देव मार्कंडे, और जो क्षेत्र था वो शाहबाद, पलामू, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में चेरों का शासनकाल चलता था। नुहानी राजवंश की स्थापना करता है कौन, दरिया खां नुहानी, जो कि सिकंदर लोदी का प्रशासक था। और प्रथम स्वतंत्र शासक जो था वो था बहार खां नुहानी, स्वतंत्र शासक बना। शेरशाह सूरी द्वारा ये नुहानी राजवंश का अंत कर दिया गया। संतुलन कालीन में देखेंगे तो 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण होता है। किसने करता है, तो इल्तुतमिश करता है। बिहार शरीफ, बाढ़ और खतनौती पर अधिकार वगैरह कर लेता है इल्तुतमिश। और प्रथम सूबेदार जो है ये इल्तुतमिश नियुक्त करता है किसको, मलिक के अलाउद्दीन जानी को प्रथम इसने सुल्तान नियुक्त किया। पुत्र जो इनके थे नसरुद्दीन महमूद द्वारा लखनौती और हिस्मुद्दीन पर विजय प्राप्त किए। बलबन जो है, बलबन के शासनकाल में, उसके बाद से तुगरिल खां के विरोध को दबाने हेतु बिहार पहुंचा। कौन, बलबन पहुंचा। बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण किया था, किसने किया था, बलबन ने किया था। अब खिलजी वंश देखेंगे तो खिलजी वंश के शासनकाल में बंगाल के शासक रुकनुद्दीन के काउस का अधिपत्य रहा। दरभंगा के राजा शक्र सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय प्राप्त किए। और गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में, जो तुगलक वंश रहे थे, तिरहुत के टकसाल में स्थापना किया गया। तो तिरहुत में टकसाल की स्थापना किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक देखेंगे तो इसने जामा मस्जिद दरभंगा का निर्माण कराया, यानी दरभंगा के जामा मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तिरहुत में बैसनार वंश की स्थापना किए। मुगल कालीन बिहार देखेंगे तो मुगल काल में बिहार देखेंगे तो प्रथम मुगल सूबेदार खान खानम मुनीम था। अकबर के समय में हाजीपुर दुर्ग विजय हुआ, मिथिला विजय हुआ। बिहार को मुगल सूबा घोषित कर दिया गया 1580 ईस्वी में अकबर द्वारा। ठीक है। जहांगीर देखेंगे तो ये शहजादा खुर्रम का विद्रोह यहीं पर हुआ था। और फारुखसियर जो है, फारुखसियर अजीमाबाद पटना में राज्य अभिषेक हुआ। अजीमाबाद पटना देखिए, औरंगजेब का जो पोता था उसका नाम था अजीम, उसने ही अजीमाबाद यानी पटना शहर का नाम अजीमाबाद रखा था। यहाँ पर ये अकबर का काल में देखेंगे तो
खुशजात खां मिर्ज़ा अजीब को का ये अकबर के काल में सूबेदार रहे। जहांगीर के काल में थे अफजल खां। शहजादा परवेज शाहजहाँ के शासनकाल में रहा कौन, तो याद रखिएगा ना, खान ए आलम शाइस्ता खां। और औरंगजेब के शासनकाल में था शहजादा अजीम, और यही अजीम जो था ये जो अजीमाबाद पटना की नाम रखा हुआ था। शेर शाह सूरी उसके बाद शासन आता है। बचपन का इसका नाम था फरीद। पिता थे हसन खां जो कि सासाकर राम के जागीरदार थे। उपाधि इसको मिला शेर खां की। उसके बाद हजरत आला भी इसी को कहा जाता। एक बार क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि हजरत आला निम्न में से किसकी उपाधि थी, तो याद रखिएगा शेर शाह सूरी का। उसके बाद से इसने प्रमुख जो युद्ध लड़ा था, चौसा का युद्ध और बिलग्राम की युद्ध, दोनों ही युद्ध जो है 1539 और 1540 में हुमायूं के विरुद्ध में लड़ा, और इसमें हुमायूं की जो है बुरी तरह से हार हुई। अंतिम में जो शेर शाह सूरी का देखेंगे तो 1545 में मर गया, और इसका जो मकबरा है वो है सासाराम में, रोहतास सासाराम में, और अष्ट गुम्बजीय है, और इसने अपनी मकबरा खुद पहले ही बनवा लिया था। उसके बाद देखेंगे बिहार में मध्यकालीन अभिलेख देखेंगे तो बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख है, बिहार शरीफ का अभिलेख है, संग्राम गुप्त का पंचोब ताम्रपत्र है, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख है, शेर शाह का भभुआ अभिलेख है, बल्लाल सेन का सोनोखर अभिलेख है, और मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख है। यूरोपियों का बिहार आगमन कब होता है, तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में है और बिहार में भी है। सर्वप्रथम आगमन होता है पुर्तगालियों का। व्यापारी केंद्र बनाते हैं हुगली यानी कि बंगाल में। सोरा का जो व्यापार वगैरह करते हैं, सोरा से बारूद बनता था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1632 ईस्वी में बैठाई, जो कि वर्तमान समय में ये जो डच की जो फैक्ट्री है वो पटना जो विश्वविद्यालय है उसका उत्तरी भाग है। सूती वस्त्र, अफीम और नील के लिए ये यहाँ पर आए थे, कौन, डच आए थे। प्रथम जो फैक्ट्री बैठाता है अंग्रेज़ द्वारा वो 1620 में बैठाई जाती है, और अंग्रेज़ यात्री जॉन मार्शल पीटर मुंडी जो है पहुँचे थे बिहार में सबसे पहले। पटना में गोलघर का निर्माण जो है ये 1786 ईस्वी में होता है। प्रथम जो कि अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो था उसका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, जो 1865 ईस्वी में अंग्रेज मजिस्ट्रेट बनता है बिहार का, मतलब अंग्रेज़ के शासनकाल में। प्रमुख जो विद्रोह होता है, अब यहाँ देखेंगे तो आधुनिक बिहार आगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से टॉपिक जो है छोड़ना नहीं है आप लोग को। तो यहाँ पर एक तो प्रमुख विद्रोह देखेंगे तो नोनिया विद्रोह होता है 1770 और 1800 के बीच में। जो क्षेत्र रहा वो हाजीपुर, सारण और पूर्णिया वाला क्षेत्र रहा। कारण क्या था, तो नोनिया जो लोग थे ना वो सोरा का उत्पादन करते थे और सोरा व्यापारी थे, और सोरे व्यापारी जो है इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। नोनिया समुदाय द्वारा ये शुरू किया गया था। कारण था सोरा का व्यापार के लिए। उसको बताएंगे तमाड़ विद्रोह, ये 1789 से 1832 ईस्वी तक चला। छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है। उराव जनजाति द्वारा ये तमाड़ जो है विद्रोह शुरू किया गया था। कारण था जमींदारों का विरोध करना। नेतृत्व करता थे विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा। भारत में संस्थापक देखेंगे वहाबी आंदोलन के, तो वो थे संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी, जो कि राय बरेली उत्तर प्रदेश के थे। प्रवर्तक जो बने थे वो मोहम्मद अब्दुल वहाब, जो कि अरब के थे। और वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो बना वो पटना बना। प्रमुख नेता जो बने वो है इनायत अली और शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। कई बार क्वेश्चन पूछा अली बंधु के बारे में कि अली बंधु जो है निम्न में से किस आंदोलन में सक्रिय थे, वहाबी आंदोलन में। लोटा विद्रोह होता है, ये मुजफ्फरपुर में ये कांड होता है, और कारण बनाया जाता है कि जेल में लोग जो है पीतल के बर्तन जो थे वो देने लगे। पीतल के बर्तन के जगह पर मिट्टी के बर्तन देने लगे, जिसका जो है भारी विरोध जो है वो करते हैं, कौन करते, जेल की कैदी द्वारा किया जाता है मुजफ्फरपुर में। इसी को लोटा विद्रोह कहा जाता है। पहाड़िया विद्रोह जो है 72 से लेकर 80 के बीच में होता है। संथाल परगना था, वहाँ पर नेतृत्वकर्ता जो थे करिया पुलहर थे, चेंगरू संवरिया आदि थे। परिणाम निकला पहाड़िया सरदार प्लस अंग्रेजों के बीच में समझौता किया गया। अंग्रेजी प्रशासक उस समय था ऑगस्टस क्लीवेंट जो था। ताना भगत आंदोलन 1914 में स्वतंत्रता तक ये लड़ाई लड़ते रहे। ताना भगत आंदोलन प्रारंभिक नाम था कुरुख धर्म। नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत, है ना। जर्मन कैसर बाबा भी इनको कहा जाता था। जर्मन कैसर बाबा जो है किन्हें कहा जाता था, तो याद रखिएगा ताना भगत जतरा भगत को कहा जाता था। तो जतरा भगत को जर्मन कैसर बाबा कहा जाता था। प्रकृति धार्मिक एवं आर्थिक सुधार के लिए चाहते थे। गांधीवादी आंदोलन में जो ये मतलब उससे प्रेरित रहते थे, है ना। और गांधी के जितने भी आंदोलन थे उसमें इन्होंने भाग लिया। कोल विद्रोह देखेंगे तो ये 1831-32 में हुआ। क्षेत्र था छोटा नागपुर। कारण था चावल की जो शराब पर
उत्पादन शुल्क और सिंगराई मानकी के अधिकार पर, और जो सिंगराई मानकी थी वो छीन गया। डाकुओं का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, जिसके कारण जो है कोल विद्रोह हुआ। परिणाम निकला कि विलियमन रेगुलेशन का आरोपण ब्रिटिश प्रशासन कैप्ट थॉमस और विल्किंसन यानी किशुन साहब जो है इनको कहा जाता था विल्किंसन को, तो विल्किंसन के ने इनकी समस्या को समाधान निकाला। संथाल विद्रोह देखेंगे तो संथाल विद्रोह का जो क्षेत्र था दामन एक वो वाला क्षेत्र था। दामन एक को जो क्षेत्र है वो अगर देखा जाए तो भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक का जो क्षेत्र था उसको दामन एक को कहा जाता था। और इन क्षेत्रों में डाकुओं का भयानक, डाकू बोल रहे हैं, और डाकू ही कहा जा सकता है दीकुओं को। दीकू मतलब होता है ना, जैसे यहाँ पर भी दीकू लिखा था, दीकुओं का शोषण है ना। दीकू मतलब होता है कि गैर आदिवासी, आदिवासियों से बाहर के जो थे उनको गैर आदिवासी कहा जाता था, और उनके डाकू या दीकू कह सकते हैं, क्योंकि आदिवासी जो है बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं चाहते थे कि बाहरी कोई लोग हमारे एरिया में आके किसी भी तरह की गतिविधि करे। नेतृत्व करता थे सिंधु कान्हू चांद भैरव, ये संथाल विद्रोह के नेता थे। परिणाम क्या निकला तो दामन एको का जो नाम परिवर्तन किया गया और नया नाम सल्तान परगना रखा गया। सल्तान परगना का काश्तकारी अधिनियम 1860 में आया। काश्तकारी अधिनियम 1857 की जो क्रांति होती है वो बिहार में रोहनी में सबसे पहले विद्रोह होता है। रोहनी जो देवघर जिला में वर्तमान में जो झारखंड में एक गांव है रोहनी ग्राम, वहाँ से शुरू होता है। समय था 12 जून 1857। सेना की जो टुकड़ी थी 32वीं रेजिमेंट थी। अंग्रेज जो अधिकारी था वो विलियम था, पटना में कमिश्नर था। मेजर जनरल लॉयड जो था वो दानापुर के मुख्यालय का हेड था। पटना में जो विद्रोह होता है 3 जुलाई 1857 को। अंग्रेज अधिकारी था टेलर, पटना का कमिश्नर, और नेतृत्व करता थे पीर अली, यानी पीर अली जो है एक पुस्तक विक्रेता थे। उसके बाद देखेंगे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के जमींदार थे। प्रमुख विजय जो है शाहबाद, आरा और आजमगढ़ वाले क्षेत्रों पर इन्होंने अपना वर्चस्व हासिल कर लिया। इनकी मृत्यु हो जाती है 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को जगदीशपुर में ही। कभी ना हारने वाले एकमात्र विद्रोही नेता यही थे जो कभी भी अंग्रेजों से नहीं हारे और हार नहीं माने। मुंडा विद्रोह देखेंगे तो बिरसा मुंडा द्वारा किया गया। 15 नवंबर 1874 में इनका जन्म होता है, और ये इनका अन्य नाम था उलगुलन, और इसको उलगुलान, इसीलिए उलगुलान विद्रोह भी इसको कहा जाता है। महान हलचल भी कहा जाता है। और ये किसको है ना, ये मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या था, उलगुलान विद्रोह, महान हलचल विद्रोह। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था कि उलगुलान विद्रोह निम्न में से कौन सा विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि उलगुलान विद्रोह जो है निम्न में से किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। क्योंकि मुंडा विद्रोह दे या उलगुलान विद्रोह दे या हलचल विद्रोह दे, महान हलचल, ये सब मुंडा विद्रोह से ही संबंधित था, और इसकी नेतृत्वकर्ता जो थे बिरसा मुंडा थे। सामूहिक खेती की परंपरा जो दीकुओं द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, और सैलर के पहाड़ियों पर अंग्रेजों का जो है अंग्रेजों से पराजय हुआ था। इन सभी कारणों की वजह से बिहार में किसान आंदोलन देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये किसान आंदोलन था 1917 ईस्वी में। राजकुमार शुक्ला जी द्वारा गांधी जी बिहार पहुंचते हैं, और बिहार में 3 कटिया प्रणाली के बारे में उन्होंने सुना, देखा, समझा और समस्याओं का समाधान निकाला। किसान सभा जो है इसकी स्थापना जो है 1922-23 में होती है। उस समय शाह मोहम्मद जुबैर जो थे वो अध्यक्ष बनते हैं। मुंगेर में किसान सभा की स्थापना की जा रही है 22-23 में। उपाध्यक्ष बनाया जाता है श्री कृष्ण सिंह को, और सिद्धेश्वरी चौधरी को। सचिव बनते हैं नंद कुमार सिंह बनते हैं। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 ईस्वी में होता है। 1922-23 के बाद 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है सोनपुर मेला में, और अध्यक्ष बनते हैं शाहजहान सरस्वती। सचिव बनते हैं श्री कृष्ण सिन्हा जी। बिहार प्रांतीय किसान सभा में सम्मेलन होता है, प्रथम सम्मेलन होता है सोनपुर में शाहजहान सरस्वती द्वारा 1929 में ही होता है। दूसरे जो सम्मेलन होता है 1934 में गया में, अध्यक्ष बनते हैं पुरुषोत्तम दास से टंडन। और तृतीय जो सम्मेलन होता है 1935 में हाजीपुर में स्वामी शाहजहान सरस्वती फिर इसके अगेन अध्यक्ष बनते हैं। बिहार में प्रमुख क्रांतिकारी जो थे वो बाबा जी ठाकुर दास थे, और पटना में रामकृष्ण सोसाइटी के संस्थापक थे, स्थापना किए 1906 और 7 में हुआ रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना। दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, किनके द्वारा, बाबा ठाकुर दास द्वारा मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। मदरलैंड अखबार का जो प्रकाशन जो है, याद रखिएगा, जहाँ जो है एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा दी मदरलैंड पूछेगा तो बाबा जी ठाकुर दास हो जाएगा, और सिर्फ मदरलैंड पूछेगा तो मौलाना मजरुल हक हो जाएगा। ठीक है,
तो उन्होंने ये समाचार पत्र दी मदरलैंड समाचार पत्र के संस्थापक जो थे वो बाबा ठाकुरदास थे। सचिंद्रनाथ सन्याल जो है ये इनके बारे में जानेंगे। तो ये पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं 1913 ईस्वी में। बनारस षड्यंत्र केस के तहत इनको काला पानी की सजा दी जाती है, जो जीवन भर वहाँ पर ये बैठकर पुस्तक वगैरह लिखते हैं। बंकिम चंद्र मित्र ये अनुशीलन समिति पटना में संस्थापक में सहयोग थे बंकिम चंद्र। और लिबर्टी लीफ लेट्स विवरण 1915 में इन्होंने दिया था। सहयोगी जो थे लिबर्टी लीफ लेट्स विवरण का तो टी घोष और अखिल चंद्र दास गुप्ता जी है ना, जो कि बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना जो है इन्हीं के नाम पर होता है। बंकिम चंद्र के नाम पर ही BN कॉलेज की स्थापना होता है। बैकुंठ शुल्क देखेंगे तो हाजीपुर के क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल थे। फणींद्र नाथ घोष लाहौर षड्यंत्र के गवाह बनते हैं, जिनकी बेतिया में हत्या की जाती है। मोतीहारी जेल में इनको फांसी दिया गया। किनको? बैकुंठ शुल्क जो थे ना वो फणींद्र नाथ घोष को बेतिया के मीना बाजार में इन्होंने इनको चाकू मार के हत्या कर दिया, क्योंकि फणींद्र नाथ घोष जो थे लाहौर केस में ये गवाही दे दिए थे अंग्रेज़ों के साथ मिल के। अगला मुजफ्फरपुर बम कांड होता है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था आप लोग के एग्जाम में, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 30 अप्रैल 1908 को, जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा ये किया गया। उस समय लक्ष्य था इनका कि किंग्स फोर्ट पर बम मारना, लेकिन गलती से बम लग जाता है। अंग्रेज़ वकील था केनेडी, उसकी पत्नी और उसकी जो पुत्रिया थी यानी कि बेटी थी, पुत्री और उसकी पत्नी किसकी? कनेडी की, उस पर बम लगता है और उसकी बगी यानी गाड़ी जो है उड़ जाता है और वो मर जाती है। परिणाम क्या होता है कि प्रफुल्ल चाकी जो है तो डर के मारे आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस जो है वो उनको पकड़ लिया जाता है ना। बौनी नामक स्टेशन था, वहीं पर से इनको पकड़ा गया और इनको फांसी पर लटका दिया गया। खुदीराम बोस के वकील जो थे वो उनका नाम था कालिदास बसु है ना। कालिदास बसु इनके वकील थे। बिहार में होम रूल लीग की जो स्थापना होती है वो होम रूल लीग की स्थापना बांकीपुर पटना में 16 दिसंबर 1916 को होता है। 16 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना होती है। अध्यक्ष बनते हैं मजरुल हक। और मुजफ्फरपुर में इसके शाखा खोलते हैं, ब्रांच खोलते हैं जनकधारी प्रसाद। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। प्रथम गांधी जी का सत्याग्रह था भारत में प्रथम सत्याग्रह था। उससे पहले तो वो अफ्रीका में कर चुके थे सत्याग्रह। 3 कटिया प्रणाली के विरुद्ध में शुरू किया गया था। राजकुमार शुक्ला जी जो है इनको आमंत्रित किए थे। लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसी समय प्रमुख आंदोलनकारी जो थे इनके साथ में राजेंद्र बाबू थे, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद, शंभू शरण, ये सब लोग थे गांधी जी के साथ में जो है आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे। चंपारण एग्रेरियन समिति की स्थापना जो है ये गठनकर्ता जो था एडवर्ड एल्बर्ट गेट था, जो कि उप राज्यपाल था बिहार का। अध्यक्ष जो बना था वो SG स्लाई तो था और सदस्य गांधी जी थे है ना। LG आदामी और कृष्णानंदन सिंह, DJ रेड और G रैनी आदि जो थे इसके सदस्य वगैरह बने थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का आगमन होता है 10 अप्रैल 1917 को। मौलाना मजरुल हक के वो बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्किंसन से भेंट करते हैं, यानी मौलाना मजरुल हक से भेंट करते हैं पटना में। यानी पटना में कब पहुंचे थे? 10 अप्रैल को मौलाना मजरुल हक से मिलते हैं। मोतिहारी के लिए 15 अप्रैल को निकलते हैं। 22 अप्रैल को पहुँचते हैं कहाँ? बेतिया में। 22 अप्रैल को पहुँचते हजारीबाग जो धर्मशाला है बेतिया का, वहाँ पर ये रुकते हैं। और चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो है 1918 ईस्वी में ये लागू होता है, पारित होता है। मोतिहारी में आश्रम या शिलान्यास जो किया जाता है 1918 में ही 24 मई को। आज भी मोतिहारी आश्रम है गांधी जी का। बिहार में असहयोग आंदोलन जो है शुरू होता है 6 अप्रैल 1919 को। बिहार में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल हो रहा था है ना। ये असहयोग आंदोलन नहीं शुरू होता है, असहयोग आंदोलन तो 1920 से शुरू होगा। 6 अप्रैल 1919 को जो पूरे देश में हड़ताल हो रहा था, किसके हड़ताल हो रहा था, किसके खिलाफ में? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी जो हड़ताल हो रहा था। उसके बाद 9 अप्रैल को सफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके खिलाफ में लोग बहुत हल्ला उठाते हैं, ठीक है। और जालियांवाला बाग में इकट्ठा होकर अपने नेता को छुड़ाने के लिए अंग्रेज़ों से डिमांड करने जाते हैं, जहां पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई जाती है, हज़ारों से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ये घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को।
उसके बाद देखेंगे तो यहाँ लिखा कि 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिहार विद्यापीठ की उद्घाटन किया था। तो बिहार विद्यापीठ की उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को किया गया गांधी जी द्वारा, और राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ की। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना आगमन होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स का 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को पटना आगमन होता है। तो 22 दिसंबर 1921 को, 1921 है तो 21 को 22 कर लीजिएगा, 1921 22 दिसंबर, ठीक है। ये प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना में आगमन होता है। प्रमुख जो नेता थे शाह मोहम्मद जुबैर थे, गुलाम इमाम थे, गोरख प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, धरणीधर प्रसाद थे। बिहार स्वराज्य दल की स्थापना 1923 ईस्वी में नारायण प्रसाद द्वारा किया गया था। इमारत सरिया फुलवारी शरीफ जो है, फुलवारी शरीफ का गठन, जो फुलवारी शरीफ में इमारत सरिया है, इसकी गठन जो है मौलाना सज्जाद द्वारा किया गया था। आज भी इमारत सरिया है पटना में, फुलवारी शरीफ में। कांग्रेस का नया जो अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, चित्तरंजन दास यानी CR दास द्वारा, ठीक है। स्वराज्य दल का गठन किया गया। शाहबाद में नशाबंदी पर आंदोलन चलाया गया। बिहार में जो साइमन कमीशन आया, इसका पूरी तरह से बहिष्कार किया गया, और लीडर मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर 1 नवंबर 1927 को हुआ। लीडर्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाला बिहार का जो नेता थे अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा और इस्माइल खान थे। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा बैठाया गया। आयोग में सदस्यों का जो है पटना आगमन 12 दिसंबर, यानी कि साइमन जॉन साइमन जो था, साइमन आयोग का अध्यक्ष जो था, वो 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना में आता, और पटना में इस आयोग का स्वागत करते महाराजा डुमराव द्वारा। लेकिन बाकी लोग जो है, पूरी देश की जो जनता थी, बिहार की जो जनता थी, भारी बहिष्कार करते। साइमन गो बैक का नारा लगता है, और इसमें साइमन गो बैक का नारा जो है ये दिए थे यूसुफ मेहर अली, याद रखिएगा यूसुफ मेहर अली। आगे आएंगे लोग, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ता है। गांधी जी द्वारा तो 12 मार्च से शुरू किया गया, 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ। दांडी मार्च साबरमती आश्रम से निकले थे, दांडी तक पहुंचे थे। बिहार में देखेंगे तो बिहार में गिरिवरधारी चौधरी जो थे, वो उसको कारू बाबू इनको कहा जाता था। ये बिहार से भाग ली, बिहार के प्रतिभागी बने। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना मई 1930 में किया गया। सेंडे के नमक बनाने पर बल दिया गया, सोडे का नमक, सेंडे बोल रहा हूँ, सोडे का नमक बनाया गया। सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ। प्रमुख जो नेता थे वो राजेंद्र प्रसाद थे मोतिहारी से, JB कृपलानी थे मोतिहारी से, विपिन बिहारी वर्मा थे सारण और चंपारण से। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चालू किया गया, जो भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था, उसमें कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था 1940 वाला, बिहार में जो कि 53वां जो पूरे भारत का 53वां अधिवेशन था, वो बिहार में हुआ 1940 ईस्वी में। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हुए थे, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, सबसे युवा अध्यक्ष। आगे चलते हैं। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे, और बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही देखेंगे तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। ये श्री कृष्ण सिंह हो गए, ये गिरफ्तार इनको गया में किया गया, और अनुग्रह नारायण सिंह को इनको गिरफ्तार किया गया पटना में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे तो 9 अगस्त जो है राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हो जाती है 9 अगस्त 1942 को। देखिए, भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 8 अगस्त को ये शुरू कर दिया गया था आंदोलन चलाने के लिए, लेकिन उसी दिन 12 बजे रात को 0 आवर जिसको कहा जाता है, उसी समय अंग्रेज़ों ने धड़ाधड़ सब किसी को पकड़ना शुरू किया। गांधी जी को पकड़ के आगा खां पैलेस में रख दिया गया, या ना नज़रबंद कर दिया गया। राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जेल में रखा गया, ये गिरफ्तार करके जो है इनको बांकीपुर जेल में इनको डाल दिया गया। श्री कृष्ण सिंह को गया में उनको मतलब जेल में बंद कर दिया गया। अनुग्रह नारायण सिंह को पटना में। ये सब घटना हो रही है 9 अगस्त को, मतलब 12 बजे रात के बाद ये पकड़ना शुरू किया ना, इसलिए 9 अगस्त भी कहीं के देता है। WC आर्चर जो था उस समय जो पटना का जिलाधिकारी था, WC आर्चर, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना का जो कि जिलाधिकारी था कौन था, WC आर्चर, या राजेंद्र बाबू को किसने गिरफ्तार किया था, WC आर्चर। महाधिवक्ता जो था बलदेव सहाय ने अपना त्याग पत्र दे दिया। जयप्रकाश नारायण द्वारा जो है आज़ाद दस्ते चलाया गया, जिसका उन्होंने गठन किया था। रामविलास जंगल नेपाल में जयप्रकाश नारायण जी को भी पकड़ा गया था, लेकिन ये दिवाली के दिन क्या किए ना, दिवाली के दिन पूरा दिवाली मनाया जाता है भारत में, तो उसी दिन वो निकल के उसी पटाखे की आवाज़ में धीरे से निकल के गायब हो गए जेल में से, और नेपाल में जाके आज़ाद दस्ते का स्थापना किया।
छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव जो है ये समर्थन अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया। महिला चरखा क्लब जो है ये कदम कुआं पटना में है, वहाँ ये क्लब बनाया गया, महिला चरखा क्लब, उनके द्वारा जुलूस निकाला गया। इसकी अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती भगवती देवी थी, राजेंद्र प्रसाद जी की बहन थी। तो श्रीमती भगवती देवी जो थी वो राजेंद्र प्रसाद जी की क्या थी, बहन थी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल की स्थापना की गई। तो जेपी जो जयप्रकाश नारायण थे इनके द्वारा ध्रुव दल की स्थापना की गई। आगे जी, पटना सचिवालय गोलीकांड में देखेंगे तो समय था 11 अगस्त 1942। अभियुक्त था WC आर्चर, जिलाधिकारी पटना। 7 छात्रों की मृत्यु होती है उस समय, जो अभी देखेंगे तो शहीद स्मारक इन्हीं के नाम पर बनाया जाता है। पटना सचिवालय गोलीकांड में जो शहीद हुए थे वो 7 व्यक्ति के नाम देखेंगे तो उमाकांत प्रसाद नरेंद्रपुर सारण से थे, और राजेंद्र सिंह जो कि सारण से थे। उसके बाद देखेंगे जगपति कुमार औरंगाबाद से, सतीश प्रसाद झा है ना खड़हरवा से, राम गोविंद सिंह दशरथ पटना से थे, और ये सतीश प्रसाद झा ये भागलपुर से थे। देवीपद चौधरी जमालपुर से, रामानंद सिंह जो थे वो पटना से थे। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार के प्रांतीय सरकार का गठन जो है 2 जनवरी 1946 में किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का सभा 1929 ईस्वी में के अध्यक्ष जो थे, संस्थापक सचिव जो थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। राजकुमार शुक्ला का गांव का नाम था मुरली भरौआ के गांव के थे राजकुमार शुक्ला जी। अब आ जाइए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से बिहार का ज्योग्राफी जो शुरू होता है। तो बिहार का ज्योग्राफी जो है एक सेपरेट वीडियो में उसको बनाऊंगा, जिसमें पूरे बिहार का भूगोल को डिटेल वे में पढ़ाऊंगा। अब आज ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिया है बिहार के इतिहास से, उसको देख लेते हैं लोग। यहाँ पर देखेंगे तो बिहार में प्रथम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दी गई, जैसे कि दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी जो था वो शेरशाह सूरी था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज़ जो था वो था रॉयल फिंच, ये अंग्रेज अकबर के समय में आया था, और ये आपको मिल जाएगा 8th क्लास में। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम सिख गुरु जो थे गुरु नानक देव। बिहार के प्रथम व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने थे वो राजेंद्र बाबू थे। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चामयार थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो स्वतंत्रता के बाद बने वो सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल 9 जनवरी 1948 में बनते हैं और 24 जनवरी 1950 तक रहते हैं। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रेखा मनहरलाल दोषित थी, 2010 में बनी। बिहार में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है बली राम भगत थे। बिहार में पत्रकारिता देखेंगे। बिहार में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक था द बिहार हेराल्ड 1875 में प्रकाशित किया गया था। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो दैनिक था सर्च लाइट 1918 ईस्वी में, द्विसाप्ताहिक 1930 से ये दैनिक के समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक था बिहार बंधु, और प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो कि दैनिक था वो था सर्वे हितैषी। दोनों का ही डेट याद रखिएगा 1874 और 1882। अगला जी, बिहार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। बिहार में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली जो थी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले जो थे वो बाबू जगजीवन राम थे, उप प्रधानमंत्री बने थे। बिहार के अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति रणधीर प्रसाद वर्मा, मरणोपरांत इनको दिया गया था। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति थे। बिहार से ज्ञान पीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना था। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना 1864 में किया गया था। बिहार के प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल जो है वो पटना में। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोनुल हक जो स्टेडियम है वो स्टेडियम पटना में है। फिल्मी जगह से देखेंगे तो बिहार की पहली हिंदी फिल्म थी कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो, ठीक है। और बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी कन्यादान। तीनों ही याद रखिएगा, हिंदी फिल्म, भोजपुरी फिल्म और मैथिली फिल्म। आगे जाइए,
यहाँ देखेंगे तो बिहार का प्रमुख साहित्यकार एवं रचना कौटिल्य जो है ये अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री की रचना किए। अश्वघोष जो थे वो बुद्ध चरित्र की रचना किए। आर्यभट्ट नामक के रचना किए। और वत्स्यायन जो है ये कामसूत्र की रचना की। नागार्जुन द्वारा बटेश्वरनाथ पारो की रचना। शिवसागर मिश्र द्वारा दूब जन्म आई। मंडन मिश्र द्वारा ब्रह्म सिद्धि और बुद्धि विवेक। जो वाण भट्ट है ये कादम्बरी, हर्षचंद्र और चंडी शतक जो है इनके द्वारा रचना की गई। वाण भट्ट द्वारा हर्षचंद्र की रचना, कादम्बरी की रचना और चंडी शतक की रचना की गई। विद्यापति द्वारा पदावसली, कृतिकला, कृतिपताका। देवकी नंदन खत्री द्वारा चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, नवलखाहार। ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा देवकी नंदन खत्री की। और चंद्रकांता का सीरियल वगैरह खूब देखे होंगे आप लोग। तो चंद्रकांता या नवलखाहार जो है ये इसकी रचना देवकी नंदन खत्री द्वारा किया गया था। आगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब चीज़ें रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। फणींद्रनाथ रेणु की रचना जो है वो है मैला आंचल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि मैला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की। जुलूस, पलटू बाबू रोड है ना, पलटू बाबू। और ये पलटू बाबू अभी के नहीं, मतलब पहले पलटू बाबू, ठीक है। ये मारे गए, गुलफाम यानी तीसरी कसम, दीर्घ तपा, ये सब फणींद्रनाथ रेणु की रचना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड की रचना किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बापू की कदमों में, चंपारण सत्याग्रह, ये सब राजेंद्र बाबू जी की रचना है। महत्वपूर्ण व्यक्ति देखेंगे प्राचीन बिहार में देखेंगे तो याज्ञवल्क्य जो थे ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कालीन ऋषि, उपनिषद था, ये उपनिषद कालीन ऋषि। राजा जनक की सभा में प्रधान दार्शनिक याज्ञवल्क्य जो स्मृति की रचयिता किए थे। जन्म इनका 599 में हुआ, किनका? महावीर स्वामी का। और मृत्यु होती है 527 में। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक थे। और ये इन वैशाली के निकट कुंड ग्राम में जन्म इनका होता है। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला आएंगे तो महात्मा बुद्ध देखेंगे। इनका जन्म जो है 563 ईस्वी लुम्बिनी में हुआ था। 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। बोधगया में इनकी ग्रंथ की प्राप्ति होती है महात्मा बुद्ध की। बृहदरथ देखेंगे तो मगध के प्राचीनतम राजवंश बृहदरथ थे। और जो है ये बृहदरथ जो थे मगध के संस्थापक भी माना जाता है। जीवक इनके एक तरह से राजवैद्य या चिकित्सक थे। विष्णुगुप्त जो थे वो विष्णुगुप्त या चाणक्य कौटिल्य का ही नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। पाणिनि देखेंगे। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी की रचना किया था। बहुत ही प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक है। आर्यभट्ट देखेंगे तो आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में हुआ था। प्राचीन कुसुमपुर यानी पटना में हुआ था। खगोल में हुआ था। और दशमलव प्रणाली का आविष्कार जो है इन्होंने ही किया था। आर्यभट्ट ने किसकी रचना किया? दशमलव प्रणाली की रचना किया। अश्वघोष देखेंगे और ये इसमें हालांकि नहीं दिया, आर्यभट्ट के नाम पुस्तक आर्यभट्ट लिखे थे। अश्वघोष देखेंगे तो महान नाटककार थे, दार्शनिक भी थे। अगला पुष्यमित्र शुंग जो है ये 36 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अश्वमेघ यज्ञ भी कराया। वान भट्ट देखेंगे तो वान भट्ट संस्कृत के विख्यात कवि वान भट्ट हर्षवर्धन के 7वीं 10वीं के समकालीन थे। इनका जन्म जो है बिहार के सोन नदी किनारे पृथ्वीकूट नामक नगर में हुआ था। अगला आएंगे तो देखेंगे तो 8वीं शताब्दी में पालकालीन बौद्ध विद्वान थे। शांति रक्षित नालंदा महाविहार के आचार्य थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचारक भी किया। मंडन मिश्र देखेंगे तो ये भी दार्शनिक विद्वान शंकराचार्य थे। आदि मंडन मिश्र ब्रह्म सिद्धि की रचना जो है इन्होंने किया। मधुबनी में गढ़ी गांव में जन्म सट दर्शन वल्लभ के नाम से प्रसिद्ध। भाष्य भामती की रचना प्रसिद्ध दार्शनिक के जो वाचस्पति मिश्र थे। मध्यकालीन देखेंगे कौन कौन लोग फेमस था तो मोहम्मद शाह नूहानी जो है फेमस था। लोधी शासक के काल में बिहार में अफगान सामंत थे। पानीपत की लड़ाई के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्र अफगान जो राज्य की स्थापना किए थे कौन था? शाह नूहानी जो किया था। शेर शाह में देखेंगे तो शेर शाह 39 से लेकर 45 तक भारत में शासन किया जो कि बिहार का शासक था। दाऊद खान देखेंगे तो बिहार और बंगाल में स्वतंत्र अफगान राज्य का अंतिम शासक था। अकबर के समय 1536 में पराजित होकर जो पूरा बिहार ही मंगल के अधीन आ गया।
गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में होता है। पटना साहिब में है ना 5 ककार एवं पाहुल प्रारंभ किए थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे, खालसा पद के भी संस्थापक थे। आधुनिक काल में देखेंगे तो हसन इमाम जो थे वरिष्ठ बैरिस्टर एवं राजनेता थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी न्यायाधीश भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, चौथी मुस्लिम मतलब चौथा अध्यक्ष भी थे ये बदरुद्दीन तैयब जी, हसन इमाम। तो ये तो चौथे मुस्लिम अध्यक्ष, पहला मुस्लिम अध्यक्ष तो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। और वर्ष 1918 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे। बिहार और उड़ीसा के विधान परिषद के सदस्य बने 1921 में। बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने 1909 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन में भी भाग लिया। सविनय आंदोलन के दौरान बिहार में स्वदेशी लीग के सचिव बने। सर सुल्तान अहमद देखेंगे तो विधि शास्त्री थे, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य 1937 में सदस्यता ग्रहण करते हैं। मौलाना मजरुल हक देखेंगे तो पटना का समीप ब्रह्मपुर में इनका जन्म हुआ। इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। मुस्लिम लीग में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किए। होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के सक्रिय भाग लिए। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की है जो आज भी आपको मिल जाएगा। बिहार विद्यापीठ की स्थापना संस्थापक तथा कुलाधिपति रहे। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र के प्रकाशन जो है मौलाना मजरुल हक ने भी किया था। याद रखिए गांधी जी ने इन्हें देश भूषण कहा गया। गांधी जी द्वारा इनको क्या कहा गया? देश भूषण। तो गांधी जी किसको देश भूषण बोले थे? मौलाना मजरुल हक को। सच्चिदानंद सिन्हा देखेंगे तो 10 नवंबर 1871 में इनका जन्म होता है। 6 मार्च 1950 ईस्वी की इनकी मृत्यु होती है। और बहुत प्रसिद्ध पत्रकार और विधि वक्ता थे। बिहार उड़ीसा के प्रथम भारतीय वित्त मंत्री भी रहे। प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी बने गए बिहार विधान परिषद के। पटना विश्वविद्यालय कुलपति भी रहे। और प्रथम अध्यक्ष जो है अस्थायी रूप से संविधान सभा का सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनते थे, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और सिन्हा लाइब्रेरी जो है ये पटना में आप लोग देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू देखेंगे तो इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सारण वर्तमान जो सिवान है कि जीरादेई ग्राम में हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन के संस्थापक 1906 ईस्वी में इन्होंने तो बिहार छात्र सम्मेलन का संस्थापक किए थे राजेंद्र बाबू 1906 ईस्वी में। बिहार लॉ साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो बिहार लॉ साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार है। संविधान सभा के अध्यक्ष जो है अस्थायी रूप से बनाए गए। देश के प्रथम राष्ट्रपति और 2 बार बने भी। 28 फरवरी 1963 में सदाकत आश्रम पटना में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। खान बहादुर खुदाबख्श खां, तो खुदाबख्श लाइब्रेरी जो है पटना में है। पांडुलिपियों का उसमें बहुत सारे संग्रहण है। 1969 ईस्वी में संसद ने इन्हें लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व भी संस्था घोषित की। सर सैयद अली इमाम ये विधिवेत्ता थे, यानी वकील थे, भारत के सरकार के स्थायी विधि परामर्शदाता में ये शामिल भी थे। 1908 ईस्वी में इस पद पर पहुंचने वाले प्रथम बिहारी थे। प्रथम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, 1917 तक बने। हैदराबाद राज्य के मुख्य न्यायाधीश 1919 में। यहाँ पर देखेंगे तो योगेंद्र शुक्ल देखेंगे। वैशाली में जन्मे स्वाधीनता सेनानी थे। 1931 ईस्वी में तिरहुत षड्यंत्र कांड और मोतिहारी कांड के अभियुक्त थे। गया जेल, अंडमान जेल और हजारीबाग जेल में ये सज़ा काट चुके थे। जयप्रकाश नारायण के साथ ये हजारीबाग जेल से फरार हुए और अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता भी किए। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार। 14 नवंबर 1942 को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अनुग्रह नारायण सिंह देखेंगे तो ये औरंगाबाद के पैवान गांव के जन्म हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेता थे। 1946 से 1957 तक राज्य के मंत्री भी रहे। श्री कृष्ण सिंह 21 अक्टूबर 1887 को मुंगेर के बरबीघा में जन्म हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध है श्री कृष्ण सिंह। बिहार में नमक सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाए। बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति हम उनके जो संबंधित जो स्थल है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र संबंध है, वर्धमान महावीर का कुंडग्राम से, अश्वघोष मित्र का पाटलिपुत्र से, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र, चाणक्य कौटिल्य पाटलिपुत्र से, शेरशाह सासाराम से संबंधित है।
राजकुमार शुक्ला जी जो है चंपारण के नेता थे। 1916 ईस्वी में गांधी जी को चंपारण आने के लिए न्योता दिए। जगत नारायण लाल देखेंगे तो ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 13 सितंबर 1942 को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में इनको भेज दिया गया। जयप्रकाश नारायण देखेंगे तो 11 अक्टूबर 1902 में जन्मे जयप्रकाश नारायण एक समाजवादी नेता थे। 1934 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, महासचिव बने और आचार्य नरेंद्र देव जो है अध्यक्ष बने। 9 दिसंबर 1942 को हजारीबाग जेल से फरार हो गए और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग निभाया। जगजीवन राम देखेंगे तो ये 5 अप्रैल 1908 को शाहाबाद वर्तमान भोजपुर में जन्म हुआ। 1937 में बिहार के प्रथम कांग्रेस के मंत्रिमंडल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इंदिरा गांधी तक के मंत्रिमंडल के कैबिनेट में ये रहे हैं। कुंवर सिंह को देखेंगे तो इनका उपनाम था बाबू और राजेंद्र प्रसाद का उपनाम था देवरत्न या आज़ाद शत्रु। श्री कृष्ण सिंह का उपनाम था बिहार केसरी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था। अनुंगरा नारायण सिंह को बड़े साहब बिहार विभूति। जगजीवन राम को बाबूजी। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि कहा जाता था और सत्यनारायण सिंह को छोटे साहब और वैद्यनाथ मिश्र यात्री को नागार्जुन जो है बाबा नागार्जुन और बाबा का उपाधि दिया गया था। प्रमुख व्यक्ति का जो जन्म स्थल देखेंगे तो बाबू कुंवर सिंह का जन्म जो है वो जगदीशपुर में हुआ था, वर्तमान भोजपुर में। गुरु गोविंद सिंह का पटना में। राजेंद्र बाबू का जो जन्म है इनका हुआ था सिवान में। जयप्रकाश नारायण जी का इनका जन्म हुआ था सीताबदी यारा सारण में हुआ था। फरिंदर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में। जगजीवन राम का जन्म जो है भोजपुर में हुआ था। विद्यापति का जो जन्म है इनका वर्तमान मधुबनी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है सिमरिया मुंगेर के वर्तमान बेगूसराय में। श्री कृष्ण सिंह का जन्म जो हुआ था वो मुंगेर वर्तमान शेखपुरा में है। पंडित मंडप मिश्र का सहरसा में। अनुग्रह नारायण सिंह जी का औरंगाबाद में। आचार्य शिव पूजन सहाय का जो जन्म है वो शाहाबाद यानी वर्तमान भोजपुर में। यहाँ देखेंगे प्रमुख महोत्सव देखेंगे, हालांकि ये तो प्रसिद्ध महोत्सव ज्योग्राफी का सेशन होता है, फिर भी ये लास्ट पेज है, इसको देख लेते हैं। वाल्मीकि महोत्सव बेतिया मनाया जाता है। उसके बाद से नंदनगढ़ महोत्सव बेतिया में ही मनाया जाता है। केसरिया महोत्सव जो है मोतिहारी में पूर्वी चंपारण में। विद्यापति महोत्सव समस्तीपुर में। दशरथ माझी लोक उत्सव गया में। कुंवर सिंह विजय महोत्सव जो है आरा में। हरिहर क्षेत्र महोत्सव सोनपुर। विश्वामित्र महोत्सव बक्सर में। ब्रह्मपुर महोत्सव बक्सर में और आम्बे उत्सव औरंगाबाद में। उसके बाद से पावापुरी महोत्सव जो है यहाँ पर देखेंगे। दिनकर साहित्य उत्सव जो है ये सिमरिया बेगूसराय में। किन्नर महोत्सव पटना में। महनार महोत्सव वैशाली। जयमंगला गढ़ महोत्सव बेगूसराय और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महोत्सव डुमराव में। पावापुरी महोत्सव नालंदा में। होलिया दीनानाथ भद्री मनेरिया महोत्सव पूर्णिया में। मंजूसा महोत्सव भागलपुर में। सिंहेश्वर मेला मधेपुरा में और सिमरिया मेला बेगूसराय में। अंग जो है महोत्सव ये मुंगेर में और वाचस्पति महोत्सव मधुबनी में। सीताकुंड महोत्सव सीताधाम पूर्वी चंपारण में। गजना महोत्सव नवीनगर औरंगाबाद में। जयप्रकाश नारायण महोत्सव सीतावदियारा सारण हुआ था। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। तो ये हुआ बिहार जो है आप लोग का बिहार इतिहास जो है कंप्लीट हो गया। बिहार इतिहास जो है कंप्लीट हो गया, उसमें आधुनिक बिहार इतिहास, ठीक है, आधुनिक बिहार के इतिहास जो है कंप्लीट हो गया। और क्लास कैसा रहा आप सभी कमेंट कर बताइएगा कि क्या इसका ज्योग्राफी का सेशन लाया जाए, क्या इसका ज्योग्राफी का इस तरह का, क्योंकि ज्योग्राफी के सेशन देखेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से दिया गया। जैसे यहाँ पर ऊपर में आइएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पर आइएगा तो ये ज्योग्राफी में सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया और बहुत ही डिटेल वे में समझाया गया। जैसे ये देख सकते हैं चित्रात्मक रूप से आपका जो दिख सकते हैं यहाँ पर ये वृक्ष वगैरह दिया है, फूल दिया है, ये कौन सी भाषा है ना, तो पूरे चित्र एक साथ दिया गया। तो हमें उम्मीद है कि ये याद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता था कि चीज़ें याद नहीं हो रही है, एग्ज़ाम 10 दिन बचा हुआ, क्या करें, कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, क्योंकि पढ़े हुए तो 2-3 बार हैं, है ना। मैं भी आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूँ। ये हमको लग रहा है कि बिहार जो है चौथे बार पढ़ा रहा हूँ। एक बार SCERT से पढ़ाया, दूसरी बार जो है क्राउन से पढ़ाया था, तीसरी बार मैंने एडुटेरिया से पढ़ाया था, चौथी बार मैंने आपका
घटना चक्र से पढ़ाया था। और ये भी जीएस पॉइंटर का है, घटना चक्र का ही एक जीएस पॉइंटर का बुक आता है जिसमें चित्रात्मक रूप से दिया रहता है। ये मैंने इसको ढूंढ के निकाला। मैं सोचा कि इससे जो है ये चीज़ें थोड़ा सा चित्रात्मक रूप से चीज़ें याद हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो सिंचाई वगैरह का दिया गया, लोक सत्ता दिया गया। यहाँ पर आएंगे तो ये पूरा बिहार का मैप दिया गया। इस पूरे बिहार का मैप से चीज़ों को डिटेल समझाऊंगा कि आपका जो है यहाँ पर नेपाल से कौन कौन सटे हैं, उसके बाद से यूपी से कौन कौन सटे हुए, यहाँ से देखेंगे झारखंड वगैरह से, या और इसमें पश्चिम बंगाल से कौन कौन जिले सटे हुए, उस सब चीज़ को डिटेल वे में समझाऊंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या बिहार ज्योग्राफी जो लाया जाए और उसको समझा दिया जाए। तो एक डेढ़ घंटे का ये भी क्लास होगा, उसमें भी समझा दूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोग को बेहतर लग रहा होगा। और किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।